विधानसभा चुनाव से पहले एमपी में दल बदल का खेल फिर शुरू हो गया है। अशोकनगर के बीजेपी नेता यादवेंद्र सिंह यादव ने आज अपने काफिले के साथ पहुंचकर भोपाल में कांग्रेस का दामन थाम लिया और इस मौके पर यदि सबसे ज्यादा कोई खुश था तो वो थे दिग्विजय सिंह और उनकी खुशी कुछ इस दावे के साथ प्रकट हुई। इसका प्रभाव 3 विधानसभा नहीं, पूरा ग्वालियर, चंबल संभाग और सागर संभाग में पड़ेगा। इसका चंबल ग्वालियर की पटकथा आज लिख दी क्या यादवेंद्र जी के आने से? अभी तो और देखते जाइए, और भी पटकथा लिखे जाएगी। चुनाव से पहले यादवेंद्र सिंह यादव का कांग्रेस ज्वाइन करना इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि वो सिंधिया के गढ़ अशोकनगर से आते हैं। उनके पिता देशराज सिंह यादव बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। ऐसे में उनका कांग्रेस में जाना बीजेपी के लिए चिंता का विषय जरूर होगा। मैं तो इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे भाई राव यादवेंद्र सिंह ने आज जो कांग्रेस ज्वाइन करी है, कांग्रेस का साथ केवल नहीं दिया, सबसे बड़ी चीज है उन्होंने सच्चाई का साथ दिया है कि जो लगातार भ्रष्टाचार और उपेक्षा जो हमारे क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं के साथ जो उनको बार बार अपमानित किया जा रहा था, जो भ्रष्टाचार किया जा रहा था, वो हम लोगों से देखा नहीं जा रहा था। अति कर दी थी क्षेत्र में, इसलिए सभी लोगों ने मिलकर फैसला लिया कि और कांग्रेस की जो नीतियां थी उनसे सबने प्रभावित होकर फैसला लिया कि सभी लोग कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। गुना को सिंधिया का गढ़ तो राघोगढ़ को दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है और एक दूसरे के गढ़ों में सेंधमारी कई महीनों से चली आ रही है। सिंधिया ने भी दिग्विजय सिंह के गढ़ में सेंध लगाते हुए हिरेंद्र सिंह उर्फ बंटी बना को बीजेपी में शामिल करवाया था और अब यादवेंद्र सिंह ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है, जिस पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जहाँ तक नुकसान का प्रश्न है, कांग्रेस राजनीतिक दल है, विपक्षी दल है, वो ये आरोप लगा सकता है, कह सकता है, खुश होने का उनको अधिकार है। ठीक है, विपक्ष, कांग्रेस मुक्त विपक्ष एक होने की कोशिश कर रहा है, कांग्रेस को हाथ तक नहीं देखना पसंद नहीं कर रहे। ऐसे समय में अगर कोई राजनीतिक कार्यकर्ता अपना भविष्य, राजनीतिक भविष्य कांग्रेस के साथ देखता है तो ये उसका आउटलुक है। जाहिर है कि 2020 में दल बदल कांग्रेस के लिए सत्ता से बाहर जाने की वजह बना था और अब 2023 के विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में एक बार फिर गढ़ों में सेंधमारी कर कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेना चाहती है और आने वाले दिनों में ग्वालियर चंबल में सियासी तोड़फोड़ का ये खेल तय होगा। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या विधानसभा चुनाव से पहले फिर दल बदल का खेल शुरू हो गया है? सवाल नंबर 2, क्या सियासी तोड़फोड़ का ये सिलसिला ग्वालियर चंबल में ज्यादा दिखेगा? सवाल नंबर 3, क्या गढ़ों में सेंधमारी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है? मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है जोड़ तोड़ की राजनीति। मनुष्य निश्चित तौर पर एक बेहद चतुर प्राणी तो है ही, और कई बार वो सोचता भी है कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। और चुनावी राजनीति में तो हम देखते हैं कि लगातार रणनीतियां बनती हैं, लगातार कोशिशें चलती रहती हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी को लाने के बाद ऐसा लगता है कि अब तो तूफान ही आ गया, क्रांति आ गई। फिर दूसरी तरफ से भी आता है कि साहब इन्होंने अगर इसको तोड़ा है तो हम इनको लेकर आ रहे हैं। और इसके पीछे, लेकिन ये क्रिकेट की भाषा में कहें तो एक ऐसी अपील की तरह है ये, जिसमें जोश ज़्यादा है। गेंद स्टंप की तरफ जा रही है, ये बात पक्की नहीं है, क्योंकि इसके सहारे चुनाव नहीं जीते जा सकते। चाहे कितना भी ताकतवर नेता आप तोड़ कर ले आइए या आप ढेर सारे कार्यकर्ता ले आइए, लेकिन असली चीज़ यही है कि आप जनता के मन में कितने गहरे उतरते हैं। ये चीज़ें मीडिया की सुर्खियां बन जाती हैं, ये चीज़ें चर्चा का विषय बन जाती हैं और कई बार प्रतिशोध की राजनीति का भी केंद्र बिंदु बन जाती है। लेकिन जनता पर इसका कितना असर आता है ये कहना बड़ा कठिन है। तो अब मध्य प्रदेश में चुनावी राजनीति में आपको दल बदल का ये सिलसिला जो हमने देखा है, जहां एक बड़े बीजेपी से जुड़े नेता कांग्रेस का हिस्सा हुए हैं, कांग्रेस के साथ हुए हैं। उनके पिताजी एक बहुत ही प्रभावशाली, बहुत मुखर, वो एक ऐसे नेता थे देशराज जी, जिनके बारे में कहा जाता था कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के सामने
उनका बोलना कभी बंद नहीं होता था। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस में उत्साह है। और दरअसल गुना ज़िला दिग्विजय सिंह जी और जयवर्धन जी के प्रभाव का, और गुना ही ज़िला जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रभाव का। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस से बीजेपी में आए सिंधिया जी निशाने पर हैं कांग्रेस के, और दिग्विजय सिंह और जयवर्धन जी की वजह से कांग्रेस निशाने पर है बीजेपी की। तो ये ग्वालियर चंबल में आपको ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत देखने को मिलेंगी, पहले भी आपने देखी हैं। तैयार रहिए, लेकिन इनका कितना इम्पैक्ट होगा ये कहना कठिन है। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं यशपाल सिंह जी सिसोदिया हैं, वरिष्ठ नेता बीजेपी के, वरिष्ठ विधायक, संजीदा नेता जो पत्रकार भी रहे हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका मैं। विनय सक्सेना जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक, वो हमारे साथ रहेंगे, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मनोज सैनी जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी, फिर हम राजनीतिक मेहमानों की तरफ चलेंगे। जी देखिए शरद जी, सिंधिया जी और दिग्विजय सिंह जी की अदावत तो बड़ी पुरानी है, कई बार उसकी चर्चा होती रही। और ये जो जिस तरह से यादवेंद्र सिंह आज ज्वाइन किए हैं, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, तो निश्चित रूप से एक नुकसान तो कहा ही जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई है, आप राजनीतिक स्तर पर देखेंगे, क्योंकि सिंधिया के बड़े नज़दीकी माने जाते रहे बाकी लोग वहाँ के, तो सिंधिया के जो गढ़ है उसको कैसे तोड़ना है। दूसरी तरफ आप देखिए आज अरुण यादव जिस तरह से बात कर रहे थे कि मैं मेरा छोटा भाई, यानी उन्होंने इशारा किया जयवर्धन जी की तरफ, मैंने और मेरे छोटे भाई ने बहुत मेहनत की और अब मैं अपेक्षा करता हूं कि कमलनाथ जी का आशीर्वाद मुझे मिल जाए। तो क्या इसके पीछे कांग्रेस के भीतर भी कुछ छिपा हुआ है? तो ये सब समझने की ज़रूरत है। लेकिन चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से यादवेंद्र को ज्वाइन कराया है या उनका जिस तरह से वर्चस्व क्षेत्र में रहा, एक चीज़ और आपको याद होगा कि केपी यादव इस समय बड़ी चर्चा में बने हुए, और ये भी वही है, यादव बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है, जो तीनों विधानसभा को प्रभावित करता है, गुना, मुंगावली और अशोकनगर को, और लोकसभा शिवपुरी गुना को भी प्रभावित करता है। तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, जैसा दावा किया जा रहा है, करीब 1000 कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने ज्वाइन किया। हालांकि संख्या बड़ी बताई जा रही है, लेकिन आज जिस तरह का हुजूम था, लंबे अरसे के बाद कांग्रेस में एक मैसेज देने का प्रयास किया गया कि अब हम भी 2023 के लिए तैयार है, और कितने आएंगे कितने जाएंगे इसका इशारा भी दिग्विजय सिंह जी ने कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती रही थोड़ा सा रुक जाइए, अब कौन कितना रुकेगा। पर आज के इससे एक नई पटकथा जरूर लिखी गई। मैं इस पूरे घटनाक्रम में दिग्विजय सिंह जी के उत्साह को देख रहा था, और बीते कुछ समय से वो लगातार प्रदेश कांग्रेस के साथ, खासतौर से जब से राहुल गांधी जी की यात्रा का पहला चरण समाप्त हुआ है, तो देखना होगा कि क्या 2018 की तरह वो किसी ऐसी इम्पोर्टेंट भूमिका में नज़र आते हैं, ये वक्त बताएगा। और ये आना जाना तो चलता रहेगा। लेकिन पहले यशपाल जी की तरफ मैं चलूँगा। यशपाल जी, जैसा मनोज बता रहे हैं हमको कि आज कांग्रेस इसको लेकर बहुत उत्साहित नज़र आई है, और ये दावा करती नज़र भी आई है कि ग्वालियर चंबल में अभी तो बहुत सारा, अभी तो मतलब ट्रेलर टाइप मामला है, आगे बहुत कुछ होगा, ऐसा दावा करती हुई नज़र आई है। बहरहाल राजनीति में ये सिलसिला तो चलेगा, लेकिन किस तरह से आप कहते हैं, देशराज जी पुराने साथी रहे हैं आपके, आप जानते हैं, उनके पुत्र हैं, तो जाहिर है एक प्रभाव है उस रीजन में, बहुत ही मुखर विधायक रहे हैं बीजेपी के देशराज जी। जी, किस तरह से देखते हैं आप पूरे घटनाक्रम को? शरद जी, दो बात। एक बात तो आपने खुद ने स्पष्ट कर दी है कि दिग्विजय सिंह जी को ज्यादा प्रसन्नता, इसलिए कि कमलनाथ जी ने अपनी बाइट दिया छिंदवाड़ा से, उनको तो पता ही नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अरुण यादव जी और जयवर्धन जी और ये मैनेज कर रहे हैं, और ये मैनेज कर करके और उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम तो कांग्रेस से ये भी पूछना चाहेंगे कि हमको 2 साल से आप उलाहने दे रहे हैं कि सिंधिया जी के समर्थक और सिंधिया जी के मंत्री और सिंधिया जी के विधायक 35 करोड़ में और 30 करोड़ में बिक गए, बिकाऊ है। आप कृपा करके बता दीजिए कि यादवेंद्र सिंह जी को किस टर्म्स कंडीशन के आधार पर, किन शर्तों के आधार पर आप लाएं? क्या उन्हें टिकट दिया जाएगा? क्या वे सामान्य कार्यकर्ता रहेंगे? क्या वो जिला पंचायत के पूरा परिवार 1, 2, 3 उनके परिवार में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हालिया जो जिला पंचायत के चुनाव में शरद जी तीनों के तीनों, फिर चाहे उसकी मातुश्री हो या स्वयं हो या परिवार की एक महिला है, ये जीत करके आए भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से, क्या वो तीनों पद छोड़ेंगे क्या? सबसे पहले एक नंबर 2 ये भी बताने की कृपा करें कि प्रलोभन की क्या परिभाषा रही, क्योंकि आप हमारे ऊपर तो सिद्ध कर नहीं पाए कि 35 करोड़ कहां दिए ने, 30 करोड़ किसने दिए।
2 साल से ढिढोरा पीटते रहे, सिद्ध नहीं कर पाए, प्रमाण नहीं दे पाए। और आप ही कहते हैं कांग्रेस के लोग कि जनादेश को बिखेर दिया, जनादेश को खरीद लिया, लोकतंत्र की हत्या कर दी। आज जिला पंचायत के सदस्य और कद्दावर नेता अगर मानते हैं उनको और वो आ गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार से ही थे। और मैं तो देशराज जी के साथ शरद जी विधायक था मैं। जी हाँ, जी हाँ। 6 बार वे भारतीय जनता पार्टी के बैनर पे चुनाव लड़े, 3 चुनाव जीते और 3 चुनाव हारे हैं। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनके परिवार में स्नेह शेष बचा है, ऐसा नहीं है। अब कितने समर्थक कैसे आ गए, कौन लोग थे, क्या वे सब कांग्रेस के लोग भीड़ लेकर के आ गए, ये तो जांच का विषय हो जाएगा। यशपाल जी, लेकिन कुछ पीड़ा आपके कथन में भी नजर आई मुझे। स्वाभाविक है, पुराने बीजेपी के। जी नहीं, कोई पीड़ा नहीं है शरद जी, मेरी बात अभी समाप्त नहीं हुई है। जी देखिए, उस भीड़ में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे या कांग्रेस के लोग चल करके आगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी इसका सारा श्रेय लेने जा रहे हैं, जयवर्धन सिंह जी आगे ले रहे हैं, कमलनाथ जी को नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है। चलिए तो जी। और शरद जी, एक बात और कहूंगा मैं आपसे, बोलिए। ये अगर इतने प्रभावशाली माने जा रहे हैं, उनको लेकर के आए हैं, तो पारुल साहू जी तो हमारी विधायक थी, वो भी आप बड़े प्रभावित है, क्या हर्ष हुआ। के.एल. अग्रवाल जी तो हमारे मंत्री थे, आपने उनको लेकर के टिकट दिया, क्या हर्ष हुआ, जरा इनके बारे में भी बता दे। जी। चलिए, तो विनय जी, चुनौती है कि पहले भी आप बड़े बड़े नाम लेकर आए चुनाव के समय, और जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है दोनों तरफ से, किसी एक के लिए ये सवाल नहीं है। लेकिन पारुल साहू जी का जिक्र किया, के.एल. अग्रवाल साहब का जिक्र किया, और ये भी कहा उन्होंने कि नतीजों पे कोई अंतर नहीं आया, नतीजे वही रहे जो बीजेपी के पक्ष में गए। तो कैसे आप ये जो लेकर आए हैं, क्या सिर्फ एक मीडिया की सुर्खी है? ये सवाल बीजेपी खड़ा कर रही है। जी, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। और यशपाल भाई साहब को मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी जो पीड़ा है वो दिख रही है, भाषा में भी, आपके चेहरे पे भी। काय की पीड़ा तथ्यक मत बोल रहा हूँ मैं। अब आप मुझको बोलने देंगे, आप ही बोल देंगे। कोई पीड़ा नहीं है, मैंने तथ्यक। कोई पीड़ा नहीं है विनय जी, उनको कोई पीड़ा नहीं। जी, कोई पीड़ा नहीं। दिख तो रही है कि प्रभावशाली लोग हैं, पंचायत के तीनों जगह बैठे हुए हैं, हमारे साथ विधायक रहे हैं, प्रभावशाली परिवार है। जी, बोलिए। ऐसा है जी, ये जो आप लोग का अहम और आप लोग का जो ये घमंड है ना, यही आपको समय बताएगा और ये मध्य प्रदेश की जनता आपको इसका जवाब देगी। आप लोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को निर्मा डिटर्जेंट पाउडर समझ लिया है ना, कि जिस तरह से आपने भाजपा में जो आए वो सब सही है और जो कांग्रेस में गए वो सब गलत हो रहा है, ठीक है, तो ये आपको समय बताएगा। और ये बातें जो आप कह रहे हैं कमलनाथ जी को नहीं पता, दिग्विजय सिंह जी ने अपने मन से कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं। सब चीज़ें पार्टी में बैठ के तय होती हैं। कमलनाथ जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतने अनुभवी हैं, वो बहुत सोच समझ के अपनी बात कहते हैं, लेकिन आप लोग उसके अर्थ निकालते रहिए और जब आपको जैसा मन करता अनर्थ निकालते रहिए, तो इससे कोई फर्क पार्टी में नहीं पड़ने वाला। माननीय कमलनाथ जी फूक फूक के जिम्मेदारी से कदम रख रहे हैं और जो कुछ भी डिसीजन हो रहे हैं वो बहुत सोच समझ के हो रहे हैं। और मैंने तो अभी विधानसभा सत्र से निकले यशपाल जी से लेके आपके कितने सारे विधायक, 10 विधायकों की तो मैंने ही पीड़ा सुनी कि पार्टी में किस तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी उनके काम नहीं कर रहे हैं। ये सब तो आप ही लोग ने ध्यानाकर्षण लगाए, आप ही लोगों के प्रश्नकाल लगे। तो ये सब बातें जो प्रदेश में दिख रहा है और जिस तरह की घटनाक्रम प्रदेश पे हो रहे हैं, आदिवासी बच्चों के साथ, आज ही जबलपुर शहर में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और 18 घंटे तक उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और वो बेचारी तड़पती रही और एल्गिन अस्पताल जो महिलाओं का है वहाँ पे हम लोग को जाके उसकी रिपोर्ट लिखवानी पड़ी। ये सब घटनाएं जो हैं आप लोग उससे सबक नहीं सीख रहे। और यशपाल जी आप तो बहुत सीनियर हैं, जिम्मेदार हैं और बड़ी गंभीरता से बात रखते हैं अपनी, लेकिन उसके बावजूद आपकी ये बात कहना कि भाजपा से गए तो अब कोई प्रभाव नहीं रहेगा। आप ही लोग कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, आपकी भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस युक्त हो गई, लेकिन उस पर कभी टिप्पणी नहीं करते। आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया जाता है और आप पूरे समय पैरवी करते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जबकि आप भी समझ रहे हैं कि ना अमृतकाल है, ना आत्मनिर्भर प्रदेश बन रहा है, कर्जों में डूबा प्रदेश है और हालात पतली हैं आपके। और आप लोगों के जो सर्वे आ रहे हैं वो खुद आपकी आंख खोल रहे हैं। तो यशपाल भैया आप तो खैर अपनी जिम्मेदारी से काम करते रहिए और आप लोग अपने सपने भी देखते रहिए। सपने देखने के लिए कोई किसी को रोक नहीं सकता है ना, लेकिन आने वाला भविष्य बताएगा कि 2023 में
जितनी भी चाहता हूं। बातें आपने कही ठीक है उसमें ना? अपनी ताकत की तरफ आपने कोई इशारा नहीं किया। और तथाकथित मैं रूप एक से बात आप और कहना चाहता हूं। बीजेपी की आलोचना पर ही केंद्रित रहे। आपने एक भी बार नहीं किया कि हम जनता के मन में उतरने के लिए ये कर रहे हैं, हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप हमेशा यही मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई फोर्स एरर करेगी और आपको फायदा होगा? मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच रही। मनोज, ये बड़ा सवाल है। आना जाना राजनीति में कितना मायने रखता है ये हमने पहले भी देखा है, और ये सब जानते हैं कि ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अधिक होती है, और जब तक कि सरकार गिराने पर इस तरह का दल बदल असर न डाले। ये प्रभावकारी उसी स्थिति में है जैसा मध्य प्रदेश में हुआ था, जब कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ गया और सरकार कांग्रेस की गिरी। उन स्थितियों में दल बदल प्रभावी है, अन्यथा ये कई बार एक मनोवैज्ञानिक एक्सरसाइज माना जाता है। और कई बड़े नेता, हवाला कांड जब हुआ था तो खुद कांग्रेस से कई दिग्गज नेताओं ने निकलकर एनडी तिवारी जी दिवंगत, उनके नेतृत्व में एक अलग पार्टी बनाई, लेकिन उसका कोई असर नहीं था और फिर वो अपनी मूल पार्टी में लौटे। तो ये बताइए मुझे कि ये जिस तरह की कांग्रेस बार बार ये सोचती है कि बीजेपी गलती कर रही है उसका फायदा मिलेगा, बीजेपी में कथित रूप से इनफाइटिंग है उसका फायदा मिलेगा, बीजेपी इस बार उतनी एकजुट नहीं दिख रही कथित रूप से उसका फायदा मिलेगा, इस बार तो हमें ऐसा लग रहा है कि लोग बहुत नाराज हैं तो हमें इसका फायदा मिलेगा। क्या कांग्रेस इस पर कुछ ज्यादा डिपेंड करती हुई दिखती है आपको? देखिए, कांग्रेस के बारे में तो कहा भी जाता रहा शरद जी कि जब जब चुनाव होते हैं तो कांग्रेस ठीक चुनाव के पहले फाइट करती है, मैदान में आती है, लेकिन फिर ये भी कहीं रास्ता देखती रहती कि कोई ऐसा जिसे हम एंटी इनकम्बेंसी कह सकते हैं या इस तरह की बात है, तो उस पर निर्भरता निश्चित रूप से ज्यादा नजर आती है। जब भी हम भी कार्यकर्ताओं से फील्ड में जाते बात करते तो वो कहते कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो ठीक काम नहीं कर रही है, उसका लाभ हमें मिल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कमलनाथ एक अलग रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, वो इन सब बातों को तो समझ रहे हैं, लेकिन बहुत ही जमीनी स्तर पर वो अपनी टीम से काम करा भी रहे हैं। जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक ये भी है कि मध्य प्रदेश का एक वर्ग और दूसरे कुछ नए चेहरे जो कमलनाथ के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो सर्वे का काम हो या एक एक सीट पर कैसे नजर बनाकर रखना है, तो वो उस तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी पर ही वो निर्भर है जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आप देखिए चंबल ग्वालियर बड़ा महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने यदि उपचुनाव में हम देखें तो एक अच्छी सफलता हासिल की। 2018 में मानते हैं कि इस बार जो केंद्र बिंदु होगा राजनीति का वो ग्वालियर चंबल ग्वालियर होगा, बिल्कुल, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए कि सिंधिया के बदौलत, सिंधिया के कारण ये सब चीजें दिखाई भी दे रही। यादवों का एक बहुत अलग तरह का, शरद जी जैसा मैं पहले भी कह रहा था, उस क्षेत्र में विधानसभा लोकसभा हमने कवर किए हैं, चलिए, तो एक अलग तरह का वर्चस्व है। और यदि ऐसे दौर में कहीं कांग्रेस कुछ नया करने की सोच रही है तो सोचना भारतीय जनता पार्टी को भी कांग्रेस पड़ेगा। शायद पिछली बार का जो नतीजा है उसको देखते हुए और जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि वोटों के ध्रुवीकरण को देखते हुए, यशपाल जी कई बातें आपके अनुज, आपके साथी ने कही हैं और कई दावे भी उन्होंने किए हैं। बहरहाल ये उनका अधिकार है विपक्ष के एक समर्थ और मुखर प्रतिनिधि के नाते, लेकिन आप क्या जवाब देना चाहेंगे? जी देखिए, मैं मनोज जी की बात का जवाब दूंगा। बिल्कुल जी। इसलिए कि मनोज सेठी जी ने पूरा अध्ययन करते हैं, भ्रमण करते हैं, चुनाव देखते हैं, हालात देखते हैं, और उन्होंने तो ग्वालियर चंबल संभाग को मनोज जी ने बहुत बारीकी से देखा है। ये दिग्विजय सिंह जी की तकलीफ है, ये सिंधिया जी का, माननीय कमलनाथ जी का। कारण क्या है कि सिंधिया जी ने कांग्रेस के पक्के स्तंभ हिला दिए, ढा दिए। मंत्री आ गए, विधायक आ गए, चंबल ग्वालियर संभाग नेताओं से खाली हो गया, तो ये सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम पूछेंगे कि यादवेंद्र सिंह जी यादव के आने से भारतीय जनता पार्टी गुना और अशोकनगर में कमजोर हो रही है, ऐसा ये कांग्रेस कह रहे हैं, तो हम कहेंगे अगर उनके आने से कमजोर हो रही तो राघवगढ़ में दिग्विजय सिंह जी और जयवर्धन सिंह जी, हरेंद्र सिंह बंटी बना के आने से क्या खाली हो जाएगी कांग्रेस? इसका यह मतलब हुआ कि हरेंद्र आ गए हैं जी, तो पूरे के पूरे कांग्रेस रह जाएगी। अगर आप हमारे दल का व्यक्ति अगर कांग्रेस में जा रहा है, चला गया है यादवेंद्र सिंह जी, और आप बड़े ढोल पिट रहे हैं कि पूरे ग्वालियर और अशोकनगर में भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर हो जाएगी, तो चलिए ये भी कह दीजिए कि हिरेंद्र जी बंटी बना के आने से राघवगढ़ क्षेत्र में कांग्रेस बुरी तरह से कमजोर हो जाएगी।
कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप, ये थोड़ी चलेगा क्या। और देखिए फिर आज हम कांग्रेस से ये भी पूछेंगे, ये कांग्रेस बताना चाहिए कि यादवेंद्र सिंह यादव को लाया गया किन शर्तों के आधार पर, यशपाल जी, खरीद लेकिन फरोख्त हुई है? ये भी एक प्रश्न है कि बीते करीब करीब एक सप्ताह से ये खबर फिजाओं में तैर रही थी कि ऐसा हो सकता है, तो क्या वो बीजेपी के लिए उपयोगी नहीं थे, या संवाद की प्रणाली अब वैसी नहीं है कि उनको कांग्रेस में जाने दिया गया? क्या कारण है इसका? देखिए कांग्रेस में जाए, मैं तो कह रहा हूं कि यादव जी उस परिवार से हैं जिसमें 6 टिकट देशराज जी को मिले हैं। खुद जिला पंचायत में उनकी मातुश्री, उनकी परिवार की एक महिला 3-3 जीते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से जीते हैं। जिला पंचायत का चुनाव राजनीतिक आधार पर नहीं होता है शरद जी, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सपोर्ट करके, पूरा सहयोग करके, कांग्रेस के बलबूते पर यादवेंद्र जी का परिवार जिला पंचायत में 3-3 सदस्य नहीं जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के कारण से जीते हैं। अब उनको पता पड़ेगा कांग्रेस में गए तो आगे आगे देखिए क्या होता है। जनता मतदाता बहुत समझदार है, और हम तो शरद जी, हम तो बूथ में लगे हुए हैं, बूथ विस्तार में हमारा तो वेरिफिकेशन चल रहा है। हमारा कार्यकर्ता खेत में, गांव में, गली में, मोहल्ले में जाकर के बूथ विस्तार योजना में लगा हुआ है। हम तो हमारा काम कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी और अरुण जी और जयवर्धन जी जिला पंचायत और जनपद पंचायत के और सरपंचों को आने में अगर खुशी मनावे तो मनावे। चलिए विनय जी, ताकत आपकी मायने रखेगी अधिक, आना जाना जैसा हमने कहा कि वो चलता रहेगा, और उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, और मनोवैज्ञानिक प्रभाव दोनों ही दलों को प्रभावित भी करता है। एक उत्साहित होता है किसी बड़े नेता के आने से, या किसी बड़े घराने से आए, राजनीतिक घराने से आए नेता के, दूसरे को थोड़ी सी पीड़ा तो होती है, और कई बार अधिक भी होती है। जैसे आपके यहाँ से जब बड़ा धड़ा बीजेपी में गया तो ऐसा तो नहीं था कि आप लोग बड़े प्रसन्न हुए थे, बड़े आनंदित हुए थे, हर्ष से भर गए थे, ऐसा तो होता नहीं है। जाहिर तौर पर उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, लेकिन आपकी अपनी ताकत मैटर करती है, क्योंकि उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें आप इस विषय को, जो भी कारण रहा, जनता का जो भी मानस रहा, तो आपकी ताकत भी बहुत मायने रखती, बल्कि मैं कहूँगा कि 80% तो वही मायने रखती। इस पर आपकी टिप्पणी अपेक्षित है। जी जी जी। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि जब कोई व्यक्ति जाता है और पार्टी ने उस पर पूरा भरोसा करके उसी को जिम्मेदारी दी हुई होती है, उसी के कहने पे नीचे से ऊपर तक पदाधिकारी बने होते हैं, जिम्मेदारी भी दी गई होती है, जिस तरह से सिंधिया जी को दी गई थी, तो एक ग्वालियर चंबल में उनका जाना जो है, नुकसान तो उसने पार्टी का हुआ। और जिस तरह से अभी कह रहे थे सिसोदिया जी, तो सिसोदिया जी ने भी जो कहा कि जिन लोगों ने पार्टी में है, हमारी पार्टी में एक तरफा जो है वो पार्टी के कैडर के कारण ही चुनाव जीतते हैं, तो वो दोनों चीज़ है। पार्टी कांग्रेस भी उतना ही काम करती, भाजपा भी उतना ही काम करती। लेकिन आज यादव जी को जिस ढंग से आप कम आंक रहे हैं, केपी यादव जी को भी तो क्या कहते थे, सिंधिया जी के परिवार के लोगों ने क्या क्या टिप्पणी की केपी यादव जी के लिए, लेकिन केपी यादव जी ने सिंधिया जी को चुनाव हराया, ये भी अक्षर सत्य है। और यही आप समय देखिएगा, आपने जो कुछ भी बातें करी सिसोदिया जी, आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन आज जो यादव जी आए उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, उनके कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा था। आपने तो ये तक कह दिया कि कांग्रेस के 1000 कार्यकर्ताओं को लेके वो आए, और सिसोदिया जी तो इतने तकलीफ में कि उन्होंने कह दिया उसकी जांच करानी चाहिए। अगर ये जांच, तो पिछले जब हमारी सरकार गिरी जांच होती तो आज बहुत से 2-4-10 मंत्री जेल में होते, उस समय तो जांच कराई नहीं पार्टी ने। लेकिन अब आप सरकार में हैं, आप जांच करा लीजिए। एक भी कार्यकर्ता जो है, कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस का उनके साथ नहीं आया, सब भाजपा के लोग थे जो यादव जी के साथ दिल से जुड़े हुए हैं। और आने वाला समय जो है आपको इसका रिजल्ट पता चलेगा। आप अपने यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। चलते चलते एक बात की तरफ इशारा मैं कर रहा था। कुछ दिन पहले केपी यादव की बंसल न्यूज से बात हुई थी, इसके ठीक घटना के 15-20 दिन पहले, जब उन्होंने कहा था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, वक्त आने पर पता लग जाएगा। अब ये भी समझना पड़ेगा कि उसके मायने क्या थे। लेकिन ये वक्त आने पर ही क्यों पता चलता है, ये भी बड़ा शोध का विषय है। जी। और वक्त आने से पहले पता चले तो बहुत अच्छा है, लेकिन वक्त आता है तभी पता चलता है, ये बात समझ नहीं आती।
और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि लोकतंत्र में जनता को ही जांच का अधिकार है। वही कॉपियां हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों की राजनीतिक दलों की जांचती है, चेक करती है, नंबर देती है और उसी नंबर के आधार पर कोई उत्तीर्ण होता है और कोई 5 साल के लिए, मैं विफल नहीं कहूँगा क्योंकि विपक्ष में बैठना भी एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है लोकतंत्र का, तो उसको जो जितना सर माथे लेता है वो उतना ही अगली बार पक्ष में बैठने की तैयारी करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम है। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी मध्य प्रदेश में, आरोप प्रत्यारोप, अभियोग, दल बदल, आना जाना, लेकिन वही पार्टी जनता मन भाएगी जो जनता के भीतर अपनी नीतियों, अपने कार्यक्रमों और अपने मैनिफेस्टो के साथ पहुंचेगी। अब कौन सी पार्टी होगी ये 2023 के नतीजे बताएंगे। बहुत शुक्रिया यशपाल जी, बहुत धन्यवाद विनय जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी, नमस्कार।